अब की बार 400 पार। भाई ये नारा देते देते स्थिति ऐसी हो गई कि 300 भी पार नहीं हो पाई। और 300 पार तो छोड़ो, पूर्ण बहुमत के लिए 272 भी चाहिए होता है, वो भी नहीं पहुंच पाई। जी हाँ गाइज, आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी डाउनफॉल के बारे में। और आज हम लोग बिल्कुल डीप में बात करेंगे कि किस तरह बीजेपी अपने हाथों से अपनी हार करवा चुकी है। India's Prime Minister is set to meet his allies today to talk about forming a government. The BJP has lost its absolute majority. This time he will fall short and needs the... With the performance of his party, the BJP has fallen well short. तो चलिए एक एक करके हम हर पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, खुद का एरोगेंस। that arrogance has no place in India. इन्होंने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और मोदी जी ने इस नारे का कई बार यूज करा। अब की बार अभी इस नारे से दो चीज बाहर निकल के आती है। पहला, एरोगेंस, लेकिन बीजेपी सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है। और दूसरी चीज बाहर निकल के आई थी, ओवर कॉन्फिडेंस, कि भाई जब बीजेपी को 400 पार मिल ही रहा है, 400 सीट मिल ही रही है, तो वोट देने ही क्यों जाए। और यही चीज इनकी नैया डुबा के ले गया। यही कारण रहा कि ये 400 पार तो छोड़ो, 300 पार भी नहीं हो पाए। अब दूसरे कारण पे चलते हैं। इन्होंने टिकट इतने ज्यादा गलत बांटे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इनके आधे से ज्यादा कैंडिडेट इस गुमान में थे कि भाई वो घर बैठे ही जीत जाएंगे। कुछ नेताओं के टिकट जबरन काट दिए गए, जबकि वो अच्छा प्रभाव रखते थे। और तीसरा, लोगों की ये शिकायत थी कि इस देश में लोकतंत्र है या पार्टी तंत्र है। अब मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप भाजपा सपोर्टर हैं, लेकिन आप कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको भाजपा को वोट देना है। क्यों? क्योंकि आप भाजपा को पसंद करते हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं। तो पॉइंट इज दैट कि कार्यकर्ता से बिना पूछे अगर टिकट बांटे जाते हैं तो कार्यकर्ता ही वोट देने नहीं जाते हैं, और कार्यकर्ता उस जुनून से काम नहीं करते, और यही रीजन होता है कि आपको हार मिलती है। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट कारण पे, सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया की भूमिका इस बार के इलेक्शन में जीरो थी। ऐसा नहीं कि लोग बोल नहीं रहे थे या वीडियो नहीं बना रहे थे या लिख नहीं रहे थे, लोग वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन उनकी जो रीच थी वो सीमित थी। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करा कि उनकी रीच को बढ़ाया जाए। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सोशल अकाउंट को खोल के देख सकते हो, उनके द्वारा एक भी वीडियो को शेयर नहीं किया गया जो इस नैरेटिव को काउंटर कर रहा हो। अब इस चीज को आप एरोगेंस भी बोल सकते हो या ओवर कॉन्फिडेंस भी। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो घर बैठे जीत रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल द्वारा इतने ज्यादा प्रपंच फैलाए गए, सीरियसली इतने ज्यादा प्रपंच फैलाए हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। बीजेपी आईटी सेल के बड़े बड़े नाम वो क्या कर रहे थे, वो एक ऐसी वीडियो को शेयर कर रहे थे जिसको सुनकर बच्चा भी समझ जाएगा कि वो वीडियो फेक है। बीजेपी आईटी सेल द्वारा एंटी बामन, एंटी राजपूत भी ट्वीट किए गए। मतलब कुल मिला के ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी कॉपरेशन नहीं था कि क्या बोलना है, क्या ट्वीट करना है, क्या चीज को वायरल करना है। इन लोगों ने अनसिस्टमेटिक तरीके से सोशल मीडिया को चलाया, जिसका रिजल्ट ऑन ग्राउंड भी दिखा। खैर, ये तो बात रही सोशल मीडिया की। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि मुझे लगता है ये मेन कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, आरएसएस को साइड करना। जेपी नड्डा द्वारा ये बयान दिया जाता है कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं पड़ती। आज देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। अब इसको पॉलिटिकली मान सकते हैं कि भाई हो सकता है एज ए पॉलिटिकली इन्होंने बयान दे दिया होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड भी हमें ये चीज दिखी। अब विधानसभा के कोई भी चुनाव को उठा के देख सकते हैं और उसके पैटर्न को देख के आप ये समझ जाएंगे कि आरएसएस एक्टिव है या नहीं। संघ जब भी एक्टिव होता है, मैं आपको विधानसभा के पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि सोशल मीडिया ग्रीट होती है, आपको संघ के कार्यकर्ता अलग अलग बैठक करते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ मैं संघ के कार्यकर्ता के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि बीजेपी के संगठन महामंत्री के बारे में। संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगह बैठक की जाती है, और ये बैठक नीचे तक जाती है। ये बैठक बस्ती प्रमुख से शुरू होती है, फिर जाती है नगर कार्यवाह पे, फिर जाती है जिला कार्यवाह पे, फिर जाती है जिला प्रचारक पे, और फिर आती है विवाह प्रचारक पे, फिर जाती है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पे, और उसके बाद जाती है प्रमुख लोगों पे। ये पैटर्न होता है संघ का, लेकिन हमें इस चुनाव में इस तरीके का पैटर्न कहीं भी नहीं दिखे। और यही रीजन था जिसको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि संघ ने भाजपा से किनारा किया। और ऐसा नहीं कि ये पैटर्न सिर्फ संघ में है, ऐसा सेम पैटर्न भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख से शुरुआत होती है, फिर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक जाती है, उसके बाद प्रभारी से महामंत्री की ओर जाती है, और महामंत्री के बाद अध्यक्ष तक। ये पैटर्न चलता है बीजेपी में, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक नारा दिया गया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत। लेकिन इस बार ऐसा कोई नारा था ही नहीं, सारा नारा सेंट्रलाइज था, और इसी कारण से बूथ कार्यकर्ताओं तक बात नहीं पहुंची और हमें हार मिली। अब एक बार सोचिए कि जो नेता कांग्रेस के घर से बाहर तक नहीं निकले,
उन्हें तक वोट मिले हैं, नोटा तक को 2 लाख वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के अंदर कितना ज्यादा आक्रोश था और इस आक्रोश को कहाँ कम किया गया, और यही कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। खैर ये तो हो गई संघ की बात। अब हम चलते 3 मेजर रीजन पे जिसकी वजह से पार्टी को हार मिली। पहले तो ये वॉशिंग मशीन बने, हर किसी को अपने अंदर ले लिया। अजीत पवार एक करप्ट व्यक्ति को अपनी पार्टी में ले लिया। क्या मिला आपको उसको अपनी पार्टी में लेके? प्रफुल्ल अवस्थी के साथ आपने गठबंधन कर लिया, उसका रिजल्ट क्या मिला वो आपने देख ही लिया। आपने भाजपा के कोर वोटर को इतना ज्यादा नाराज कर दिया कि वो समझ नहीं पाए जिसके लिए मैं कल तक लड़ रहा था, आज मैं उसके सपोर्ट में कैसे खड़े हो जाऊं। आपने मोदी सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स कर दी, मतलब भाजपा वर्सेस कांग्रेस पॉलिटिक्स था ही नहीं, मोदी वर्सेस कांग्रेस पॉलिटिक्स था। और मोदी के फेस को इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि भाई हर बार इस फेस का जादू नहीं चलेगा। आपकी पार्टी एक फेक न्यूज तक को नहीं रोक पाती है। यहाँ पे मैं अमित शाह के स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि वो आरक्षण को ही खत्म कर देंगे, जो कि एक फेक स्टेटमेंट था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। वो फेक वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि कुछ वोटर्स आपके साइड से हट गए और आप काउंटर भी नहीं कर पाए। अगर आपके पास अच्छे लोग होते तो वो काउंटर जरूर करते, लेकिन आप काउंटर तक नहीं कर पाए। आपने कोर वोटर को नाराज किया। आपका जो हिंदू वोट बैंक जो कि आपके सपोर्ट में था, आपने उसको बिल्कुल ही साइड कर दिया। हाँ, बीच चुनाव में मोदी जी के कुछ स्टेटमेंट आए, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि आधा चरण हो चुका था। जेन्युइनली यार, आप लोगों ने अपना फोकस वोटर्स पे नहीं रखा, आपने अपना फोकस मूवीज पे रखा, जिसकी वजह से आपको हार मिली। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। आप कन्हैया लाल के बारे में पहले भी बात कर सकते थे, जैसे कि आपने केरला फाइल्स के बारे में की। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। आप नुपुर समार के बारे में बात कर सकते थे, आप उसको फेस बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप रमेश विभूरी का टिकट काटते हैं और उसको कोई प्रभार भी नहीं देते हैं। भाई देखिए, ये हम मानते हैं कि राम राज की परिकल्पना है, लेकिन सामने देखिए तो राक्षस किस स्थिति में खड़ा है। वो साम दाम दंड भेद सब कर रहा है, लेकिन अभी भी आपको सीधे बने रहना है। तो बने रहो आप सीधे, रिजल्ट तो आपको दिख ही गया ना। खैर, वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम 3 चीजों पे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कई जगहों से पता चला कि योगी जी द्वारा 40 नाम को सजेस्ट किया गया था और आपने उन 40 नामों को हटा दिया, और यही सबसे बड़ा कारण दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतनी बुरी तरीके से हारी। अब बात की जाए अमेठी की, कि अमेठी में जो कांग्रेस परिवार के पीए थे वो कैसे जीत गए, और ये मैंने पर्सनली लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों का ये कहना था कि लोगों ने राहुल गांधी को इसलिए हटाया था क्योंकि वो एरोगेंट थे। और यही सेम चीज उन्हें स्मृति ईरानी में भी देखने को मिली। स्मृति जी कहने को वो बाहर की व्यक्ति थी, भले उन्होंने अपना घर वहां बना लिया हो, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 40 साल से वहीं पे काम कर रहे थे, और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से अमेठी में इतनी बुरी हार मिली। अब हम बात करें अयोध्या की, तो भाई आपने अयोध्या में इतना प्यारा टिकट बांटा जिसकी हम क्या ही बात करें। अब आपने टिकट बांटा लल्लू सिंह को, इनके क्या स्टेटमेंट है आप खुद ही सुन सकते हो। उसी सीट पर बीजेपी का बंटाधार हो गया, क्योंकि अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दे दिया था। सरकार तो 272 को ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक थी या नया संविधान बनाना, तो इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लल्लू सिंह का और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे लोगों के घर टूटे, आप वो खुद देख सकते हैं, आप लोगों की व्यथा को सुन सकते हैं। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने? पहले जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए। हाँ, तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो 9,000 रुपये महीना कमाएगा वो 5,000 रुपये अगर इसका किराया देगा, 4,000 रुपये उसका बनेगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि इसमें जो है 15-20 लाख रुपए अलग से फिर लगाएगा 15 लाख रुपए देने के बाद। और ये वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आपको अयोध्या में हार मिली। हिंदू दोगले नहीं है, हिंदू हमेशा वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन थोड़ी समझदारी आपको भी होनी चाहिए। तीसरी और सबसे आखिरी बात कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख से क्यों जीते? कांग्रेस के प्रत्याशी पहले भाजपा से विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा वहाँ के वोट बैंक को आप साध नहीं पाए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मोदी जी ने शायद ज्यादा वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मोदी जी सेंट्रलाइज थे, उन्हें पूरे भारत में लड़ना था। नो डाउट अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता तो काशी में भी अच्छे परिणाम आते। खैर, ये था हमारा पूरा विश्लेषण पॉलिटिक्स को लेके कि भाई क्यों मोदी जी ने इस बार 400 पार नहीं कर पाए, और 400 तो दूर की बात है, हम तो पहले ही बता चुके हैं मोदी जी ने कितना पार किया। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें,
शेयर करें, आपकी इच्छा है तो भाई। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।